नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 22 अक्टूबर 2021 की खबरों को देखते हैं। उन पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, उसको देखते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है बैडमिंटन का, कि किस देश ने ऊबर कप 2021 जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच टीम हैज़ वन ऊबर कप 2021। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये भी ऐसा भी प्रश्न स्टैटिक का बन सकता है कि ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बेटा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो ना, वही टक टुक जो चलता है, ठीक है। कई सारे गाने भी बने थे, ठीक है। हाँ, तो वो बैडमिंटन होता है। ये देखो, टेनिस अलग होता है, टेबल टेनिस अलग होता है, बैडमिंटन अलग होता है। तो बैडमिंटन का कप है ऊबर कप 2021 को किसने जीता है? चीन ने जीता है, जापान को हराकर, ठीक है। ज़्यादातर ये बैडमिंटन वाले जो देश हैं, ये पूर्वी एशियाई देश ज़्यादातर खेलते हैं, वही इसके चैंपियन हुआ करते हैं। हालांकि अब हम भी इसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कई सारे हमने बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ने अभी मेडल जीता था ओलंपिक में। तो ऊबर कप 2021 फाइनल में चाइना ने जापान को 3-1 से हरा दिया है। बस रिक्लेम्स टाइटल, मतलब फिर से कब्जा जमाया। और चाइना अब तक 19 में से 15 फाइनल जीत चुकी है, 15 ऊबर कप जीत चुकी है। मान लो ये पूछा जाए कि ऊबर कप को सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो चीन ने जीता है। हालांकि इतना डेप्थ पूछा जाने की संभावना कम है, केवल इतना 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऊबर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और ऊबर कप 2021 को किसने जीता है? चीन ने जीता, जापान को 3-1 से हराकर। इसी से रिलेटेड एक और कप होता है थॉमस कप, ये भी बैडमिंटन का कप है। थॉमस कप 2021 किस टीम ने जीता? विच टीम हैज़ वन थॉमस कप 2021? चाइना, जापान, इंडोनेशिया या थाईलैंड? किसने जीता है? ये इंडोनेशिया ने जीता है। ये किसको जीता है इसने? ये इंडोनेशिया ने जीता है, ठीक है। देखिए, थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया बीट चाइना, इसमें चाइना को इसने हराया, ठीक है। इंडोनेशिया ने किसको हराया? चाइना को हराया। और 19 साल बाद इसने अपना ये कप दोबारा से जीता है, ठीक है। चाइना को 3-0 से हराया है, ठीक। 2002 में इसके पहले जीता था इंडोनेशिया ने, उसके बाद अब जाके जीता है। तो ये दो देशों ने बैडमिंटन का ये ऊबर कप और थॉमस कप जीता है, ठीक है। चाइना के बारे में हमने आपको 1-2 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो उसको मैं कवर नहीं करता हूँ, आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा जल्दी है, तो आज मैं उसे जो है चाइना या इंडोनेशिया को कवर नहीं करता हूँ। फिर कोई किसी दिन जो है चाइना इंडोनेशिया को कवर किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी और चीज़ें कवर होगी। अगला क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल पुलिस कॉमोमरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो 16, 18, 19 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? देखिए बच्चा, ये प्रत्येक 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस की साहस, उसके शौर्य, उसके बलिदान को कमोमरेट किया जाता है। एक मिनट। पुलिस कमोमरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी 21 October every year to pay tribute to the 10 policemen who were killed by Chinese troops in an ambush at Hot Spring area near लद्दाख। देखिए, 1959 में लद्दाख में हॉट स्प्रिंग क्या होता है? एक तरह का गर्म जो है ज्वालामुखी से बनता है सल्फोतारा, मतलब फुहारे निकलते हैं, गरम गरम धाराएं निकलती है, उसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसी हॉट स्प्रिंग के बगल जो है एक एम्बुश हुआ था, मुठभेड़ हुआ था चाइनीज़ लड़ाकों के साथ, चाइनीज़ आर्मी के साथ। तो उसमें 10 भारतीय पुलिसमैन मारे गए थे। समझ में आया? 10 भारतीय पुलिसमैन मारे गए थे। तो उनके शौर्य, उनके साहस, उनकी शहादत को कॉमोमरेट, मतलब उनकी स्मृति में ये प्रत्येक 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये घटना कब घटी थी? 1959 में ये घटना घटी थी, ठीक है। और लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा जो है ये शर्मनाक घटना घटी थी। तो इसको हम सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्रत्येक 21 अक्टूबर को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है आज, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। एक मिनट। हाँ ठीक है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोनों एक ही विषय पर आधारित है। क्या है विषय? कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? ध्यान दीजिए, अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक आया था। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 101 थी। भारत की रैंकिंग क्या थी? 101 थी। वो वाली रैंकिंग नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का मतलब ऐसे देश जहाँ पर खाने पीने की ज़्यादा समस्या नहीं है। जैसे भारत में खाने पीने की समस्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भूखमरी है। क्यों?
खाद्य पदार्थों के मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंधन के कारण बहुत सारे अनाज हमारे ऐसे गोदामों में सड़ जाते हैं, वो भूखे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। इस वजह से हमारी रैंकिंग भूखमरी में बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक मामले में हम इतने पीछे नहीं, फिर भी पीछे हैं लेकिन उतने पीछे नहीं। इसकी रैंकिंग में भारत 71वें नंबर पे है, 71st रैंक है भारत की। ठीक है, पहले कौन है ये आपको बताना है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है, तो ये आयरलैंड ने टॉप किया। तो आयरलैंड नंबर 1 राज्य है इसके मैंने फूड सिक्योरिटी के मामले में, मतलब कि जितनी आबादी है क्या उतने लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए भोजन उपलब्ध है। तो आयरलैंड में भोजन की समस्या नहीं है, भारत में समस्या अभी भी है, और इसीलिए हम 71वें पोजीशन पे हैं। क्लियर है बोल। लेकिन वैश्विक भूखमरी में हम कितने में हैं, वैश्विक भूखमरी में हम 101वें पोजीशन पे है। देखिए ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया स्टूड एट 71st पोजीशन आउट ऑफ 113 कंट्रीज। 113 में से 71 देशों 113 देशों में 71वीं रैंक है हमारी, और स्कोर हमारा क्या मिला है 57.2। ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। क्लियर है, तो ये पूछा जा सकता है। दूसरी बात, इसमें टॉप किसने किया है, तो इसमें टॉप किया है किसने, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आयरलैंड टॉप द लिस्ट, फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक देश है यूरोप की, और फिर किंगडम, यूनाइटेड किंगडम थी, यूनाइटेड किंगडम तीसरे पे है, आयरलैंड पहले पे है, और ऑस्ट्रिया जो है ये दूसरे में। ऑस्ट्रिया याद करो, अभी उस दिन पढ़ाए थे, जिसकी राजधानी क्या है, वियना, वियना राजधानी, ठीक है। ऑस्ट्रिया, वियना, वियना से वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन के लिए, याद आया 1985। तो ये बात हो गई। तो आयरलैंड के बारे में भी हमने पढ़ा था, याद करो। आयरलैंड में क्या क्यों पढ़ा था, अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आयरलैंड को हमने कवर किया था। तो आयरलैंड की राजधानी क्या था, याद करो, आयरलैंड की राजधानी क्या थी, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। क्या है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक है। और वहाँ की कैपिटल क्या है आपका, यूके, आयरलैंड की राजधानी, और क्या बोलते हैं, यूरो है, ठीक है। उसकी करेंसी क्या है, यूरो है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है आयरलैंड का, और क्या हमारे एग्जाम में क्या क्या बनता है, आयरलैंड से क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना होता है, राइट। ये मैं आज इंटरनेट ऑफ करना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अब जब चालू है तो चालू ही रहने दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्मकार को रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर बनाया गया। विच फिल्म मेकर हैज़ बिकम एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल। रशियन फिल्म फेस्टिवल क्या है बताते हैं, तो किसको बनाया गया है, करण जौहर, इम्तियाज़ अली, अनुराग कश्यप, अभिनव कश्यप। ये सब के सब फिल्म मेकर हैं, ये लोग सब फिल्में बनाते हैं। इनमें बेहतरीन फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं अनुराग कश्यप, जिनकी फिल्में कमाल की होती हैं, बहुत रिसर्च पर आधारित होती है। बाकी करण जौहर आपको पता ही है, थोड़ा सा कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं, इनकी फिल्में वैसे ही घिसी पिटी टाइप की होती हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी किसी को अच्छी लगे तो वो अच्छी लगी होगी, मुझे नहीं पसंद है इनकी फिल्में। वापस आते हैं, सही आंसर क्या है, इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली जी को रशियन फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप कहोगे इम्तियाज़ अली कौन है, आओ दिखा देते हैं। ये देखो लंबे बालों वाला इंसान, ठीक है, ये प्राणी, ये इसको बनाया गया है क्या, कि रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर। रशियन फिल्म फेस्टिवल कब कहाँ होगा, इंडिया में होगा। वहाँ पे क्या होगा, जो रशियन सिनेमा है उसको दिखाया जाएगा, उनकी फिल्मों में दिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, भारत में रशियन फिल्म को एक बाज़ार मिलेगा। तो इसके लिए इम्तियाज़ अली को एम्बेसडर बना के घोषित किया गया है, जिससे क्या हो, रशियन फिल्म फेस्टिवल को ये यहाँ पे बढ़ावा देंगे। समझ में आया। अब प्रश्न उठते हैं, इनको क्यों चुना गया, ऐसी कौन कौन सी फिल्में इन्होंने बनाई। इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि इनकी अगर पहली हिट फिल्म में आपको पता होगा जब वी मेट, क्या है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जो है एक बेहतरीन एक फिल्म दी थी, बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे, एक फिल्म दी थी, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, जब वी मेट, रॉक स्टार, ठीक है, जब वी मेट, रॉक स्टार। और तमाशा भी उन्होंने बनाया था, ठीक है, तमाशा किया नहीं था, मतलब तमाशा मूवी बनाई थी। और रॉक स्टार, तमाशा हो गई। एक और बीच में आई थी रणबीर कपूर की और दीपिका पादुकोण की, ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, ठीक है, YJHT। तो ये फिल्में ये बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी मेट, रॉक स्टार, ये जवानी है दीवानी, तमाशा। तो इस तरह की ये फिल्में बनाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, इनकी फिल्मों में एक चीज़ कॉमन रहता है, हम बता दें आपको, कभी आप देखे हो इनकी फिल्मों में क्या कॉमन रहता है, हीरो मिलेंगे, हीरोइन मिलेंगे एक टूर पर, ठीक है। कभी
एक फिल्म में क्या होगा, हीरो हीरोइन को पसंद करेगा, हीरोइन थोड़ा सा मौजी होगा। अगली फिल्म में क्या होगा, हीरोइन हीरो को पसंद करने लगेगी लेकिन हीरो नहीं पसंद करेगा। तो ये इंटरवल तक चलेगा, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों अलग होने के बाद फिर क्या होगा, फिर अचानक से इनको याद आएगा, अरे वो तो हमको पसंद करता था, हमें भी उनको पसंद करना चाहिए था। फिर वो उन्हीं को ढूंढेंगे, फिर मिलेंगे, फिर पुरानी बातें होंगी। इसी तरह का पूरा पूरा कहानी यही रहती है, थीम बदल देते हैं। रॉक स्टार में भी यही हुआ था, ठीक है। जब भी मेट में भी यही हुआ था, वो करीना कपूर भाग जाती है, फिर वो ढूंढते हैं। रॉक स्टार में भी क्या होगा, रणबीर कपूर भाग जाते हैं, वो हीरोइन पगला जाती है। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, तमाशा में भी रणबीर कपूर भाग लेते हैं दीपिका पादुकोण को छोड़कर। उसमें जब भी मेट, ये जवानी है दीवानी में भी वो भाग लेते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और फिल्म थी सैफ अली खान की, जो है लव आजकल, उसमें क्या होता है, सैफ अली खान भाग लेते हैं। तो सब में कहानी वही रहती है, बस थीम बदल देते हैं, गाने बदल देते हैं। हाँ, इनके फिल्मों में गाने अच्छे होते हैं, कारण इनके फिल्मों में ज़्यादातर AR रहमान का म्यूज़िक होता है और उन कमाल की म्यूज़िक देते हैं। फिलहाल इतनी बातें इनके बारे में क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा मज़ा आ जाए, ठीक है। इनको याद कर लो, ये पूछे जाएंगे रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में, राइट। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, किस देश में ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। विच कंट्री हैज़ इम्पोज स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कोलंबिया, पेरू, चिली, इक्वाडोर। तो सही आंसर क्या है, इक्वाडोर, ठीक है। और इक्वाडोर के बारे में देख लेते हैं। इक्वाडोर ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाया, क्यों, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हुआ, अपराध बढ़ गया है, ठीक है। एक जेल में कैदियों ने मिलकर अपराध कर डाला, मतलब आपस में मारा मारी पटका पटकी कर डाला। 116 कैदी मारे गए और इसके बाहर भी गैंगवार देखने को मिला। तो इस तरह की जो हालात थे सरकार के काबू से बाहर थी, इसलिए उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी टूल यूज़ किया, यानी कि आपातकाल लगा दी। अब कोई इधर उधर की बात कर, सबको उठा उठा के क्या किया जाएगा, जेल में बंद करके कायदे से तुड़ैया होगी। तो इस तरह से क्या होगा, क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं कहाँ है इक्वाडोर। आपका ये क्या है, आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में ये इक्वाडोर है, ठीक है। तो इक्वाडोर से देखिए क्या क्या प्रश्न बनता है। इसकी राजधानी क्या, क्यूटो है। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है, इक्वाडोर से विषुवत रेखा गुजरती है, क्या है, विषुवत रेखा। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, राइट। इक्वेटर बीचों बीच इक्वाडोर से गुजरती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इक्वाडोर से क्या पूछा जाता है, यहाँ पे एक दुनिया के सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। इसका क्या मतलब हुआ, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है लगातार वहाँ से लावा का इरप्शन होता है, उसका नाम क्या है, कोटोपैक्सी। क्या नाम है बच्चा, कोटोपैक्सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाईएस्ट सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी। वो कौन से देश में है, वो इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में ये जो है क्या कहते हैं, लोकेटेड है। तो कोटोपैक्सी हाई। एक और बात, इक्वाडोर में एक और चीज़ पूछी जाती है, एक और ज्वालामुखी है, एक और वोल्केनो है, लेकिन वो वोल्केनो एक्टिव नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। वो क्या है, मृत ज्वालामुखी है। मृत मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट। इसका मतलब यहाँ से अब जो है ज्वालामुखी का उद्भेदन, यानी कि लावा का उद्भेदन नहीं हो रहा है। उसका नाम है चिम्बो राजो। क्या नाम है बच्चा, चिम्बो राजो, ठीक है। तो चिम्बो राजो ज्वालामुखी पूछी जाती है यहाँ इक्वाडोर में, जो कि क्या है, पूरी तरह से मृत ज्वालामुखी है, इट इज़ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और दूसरा क्या है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी को पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोटोपैक्सी क्या है, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है, वो भी कैसा, सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो ये इक्वाडोर के बारे में थी। इसके बाद आज हमने 7 क्वेश्चन देखे, इंपॉर्टेंट थे, डिस्कस किए। होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो ज़रूर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। PDF हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और कोई कहीं कुछ क्वेरी हो तो आप कर लीजिएगा। वीडियो को प्रमोट कीजिए, शेयर करें, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।